गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रूप सर आपके लिए अगेन न्यू वीडियो पार्ट वन में आपने देखा लाइट्स के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक। लाइट का दूसरा भाग आपको कल मिलेगा और एक पार्ट में न्यूमेरिकल का चलाऊंगा जो मोस्ट न्यूमेरिकल होंगे जहां से आने की संभावना बनती है फिजिक्स में, वो पढ़ाऊंगा पहले। ठीक, तो एक थ्योरी चलेगा, एक पोर्शन न्यूमेरिकल। तो पहला भाग है जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स है उससे। अगर जब आपको रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इंग्लिश में रेजिस्टेंस, जो धारा के बहने के प्रभाव को रोकने का प्रयास करें, वो सीरीज में अगर हम जोड़ते हैं तो ये प्रकार से जोड़ा जाता है। अगर मान लीजिए R1 प्लस R2 R3 अन्य प्रतिरोध दिए हैं तो ऐसे Rn तक अपन जा सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिया गया है, 6 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध को हम सीरीज क्रम में जोड़ा जाए तो उस पर एक 20 वोल्टेज का पोटेंशियल लगाया जाता है जो परिपथ में बहने वाली धारा का मान, यानी अपन को करंट बताना है। करंट का फॉर्मूला ओम के नियम से निकाल सकते हैं। वोल्टेज इक्वल टू होता है आई आर। तो V पता है, R पता है, लेकिन दो रेजिस्टेंस दिए इसलिए R की वैल्यू यहां से हमें फाइंड आउट करनी है। और आगे में दूसरा न्यूमेरिकल ये जोड़ता है कि भैया 6 ओम में प्रतिरोध की वैल्यू को फाइंड आउट भी कीजिए। तो अब पहले तो हम रेजिस्टेंस को लगाया 6 और 4। अगर हम इसको डायरेक्ट जनरल सीरीज में तो सिंपल वैल्यू को आप ऐड कर लीजिए। 6 और 4 10 होते हैं इस प्रकार। ठीक, और 10 होने के बाद ये तो आगे में R की वैल्यू, ठीक, V दिया है तो मैं यहां से V की वैल्यू पुट करूं तो मुझे I मिल जाएगा। फॉर्मूला होता है ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू R। तो I हम निकाल लेंगे, यहां से वैल्यू पुट करना है ओनली, तो 2 एम्पियर हमारा आंसर आ जाता है। तो फर्स्ट भाग अब इस क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए हमारा 3 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उसका टोटल प्रतिरोध को आप फाइंड आउट कीजिए। दोस्तों देखो, हम प्रतिरोध का सिंपल डायग्राम इससे बना सकते हैं। रेजिस्टेंस के लिए प्रतिरोध का समांतर क्रम में, और इसका फॉर्मूला होता है 3 है इसलिए 3 जोड़े, अगर चौथा होता तो 1 प्लस R4, इसी प्रकार एन तक ये फॉर्मूला जाता है। 3 दिए, सिंपल वैल्यू दी है तो उसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, R1 की, R2 की, R3 की। तो मैंने और जब आंसर निकाला तो यहाँ से 1 बचा और इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो R की वैल्यू हमारी 1 आ जाती है। तो ये तो बहुत इजी था। चौथा हमने कौन सेकंड न्यूमेरिकल लिया, ये आपके लिए बहुत इजी न्यूमेरिकल था, तो आपको क्वेश्चन मिल जाता। अब चलो आगे की, और आगे वाले वीडियो में हम आगे देखते हैं इसका। ये जो पार्ट है आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा, इससे आप न्यूमेरिकल के काफी हद तक पहुंच जाओगे। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें स्टार्टिंग में, नीचे दिए गए चित्र में 5.12 में कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक, अब देखो इसमें 3 और 6 तो हमें दिख रहे हैं। यहाँ से अगर करंट फ्लो होता है तो समांतर क्रम में, तो यहां से 3 और 6 का हम निकालेंगे समांतर क्रम। ठीक, 3 और 6। ठीक, जब R की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, जो इस दोनों का टोटल पैरेलल का हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया तो 1/2 निकल के आया। अब ये जो होगा, अगर हम इस करंट को, जो अपन इस पूरे डिब्बे को एक ले लें तो हमारी इसकी पूरे डिब्बे के लिए एक वैल्यू आ गई 1/2। तो ये इसके सीरीज में आ गया, तो हम इसको सीरीज में ज्वाइन करें तो 2 + 2 4 होता है। यहां तक पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा आपको। नया पॉइंट्स चलते हैं आगे की ओर। ठीक, अब एक आया है, ये टॉपिक समझ लिए, टॉपिक पर न्यूमेरिकल एसआई में पूछे गए थे इस साल, तो अपन पहले इस टॉपिक का अध्ययन कर लें। टॉपिक है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, जब हम विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित करते हैं तो वह प्रकाश देने लगता है। थोड़ी देर बाद बल्ब को छूने पर वह गर्म हो जाता है। इस प्रकार जब हम उच्च प्रतिरोध वाले तार जैसे नाइक्रम को विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वह बहुत गर्म होती लाल हो जाता है और उष्मा देने लगता है। यह उसका उष्मीय प्रवाह कहलाता है।
सिंपल टर्म में मैं समझाऊं, जैसे हम किसी चीज को एनर्जी देंगे तो वो गर्म होने के पश्चात छोटी छोटी वेव्स के रूप में आपको उसमें हीट प्रोवाइड करने लगता है। बस यही आपका एक विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। अब यहां से तो क्वेश्चन ठीक है, यहां से मान लीजिए आवेश का फॉर्मूला है Q इक्वल टू आई टी। ठीक, तो एक फॉर्मूला इसको जरूर याद रखें, आवेश, धारा और समय का संवेद, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लें, ये कई जगह अप्लाई होना है। दूसरा, अगर हम W की बात कर लें, कार्य की बात करें, तो कार्य बराबर होता है आवेश इंटू विभव। क्योंकि भैया जो वर्क अपॉन जो आपका चार्ज है, यानी आवेश है जो आपका, ठीक, वो पोटेंशियल के बराबर आता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आता है। तो W अपन Q अपन V। ठीक, यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसमें Q की वैल्यू आपको मैं समीकरण में पुट कर दूं, ठीक है, तो मुझको वहां से मिल जाएगी ये इक्वेशन। तो ये हमारे एनर्जी के इक्वल आ गया। तो यहां से एक फॉर्मूला मिलेगा और ये W के स्थान पे हम H लिख सकते हैं, ये हमारे हीट को दर्शाता है। ठीक, तो यहां से अगर ये फॉर्मूला अंतिम है आपका H इक्वल टू वी आई टी, तो वी आई टी की जगह मैं R भी रख सकता हूं और T भी रख सकता हूं, राइट। तो यहां से आपको मिल जाएगा आई स्क्वायर, यानी B की वैल्यू पुट करूं मैं तो इसमें RIT। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दो फॉर्मूले जो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि उसमें प्रभाव इक्वल टू किस पेस पे मान निर्भर करता है, तो हमारा सिंपल इससे बता सकते हैं भैया वोल्टेज पे निर्भर कर रहा है, करंट पे निर्भर कर रहा है और टाइम पर। अगर इसके आर वी की वैल्यू इसमें पुट करते हो आप, तो आर की वैल्यू आपको मिल जाएगा, यानी प्रतिरोध पे भी हमारे डिपेंड। तो उसमें धारा में आई वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और धारा समय के भी समानुपाती होते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि इसमें न्यूमेरिकल यहां से बनता है, ये अच्छे से तैयार करके आप लोग जाना। अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन है, तो एक सेकेंड वेट करें, रोटेट कर लूं मैं इसको। हाँ, अब सही है, चलते हैं अपन आगे। एक 500 ओम के प्रतिरोध प्रेस को 250 वोल्टेज विभवांतर के परिपथ से जोड़ा गया, तब विद्युत प्रेस में प्रभावित करंट और 10 सेकंड में ऊष्मा की गणना कीजिए। ये हमारा है क्वेश्चन है। देखिए गुरु स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ओम के नियम से B इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी थी 500 और वोल्टेज की वैल्यू, तो डायरेक्ट हमें वैल्यू तो करंट की मिल गई। लेकिन दूसरा क्वेश्चन उसने घुमाया, समय दे दिया, हीट फाइंड आउट करना है, आर पता है, वोल्टेज पता है और समय पता है, ठीक है। तो यहां से हमने करंट भी निकाल लिया। तो चाहो तो आप V की वैल्यू पुट अप करते इसमें 250, 500 और T, तो यहां से भी आपका यही आंसर निकल के आता, ठीक है। यानी जो मैंने आपको फॉर्मूला आया था H इक्वल टू वी आर टी, ठीक, ये वैल्यू भी सॉरी बी आई टी, ये वैल्यू पुट करते तो आ जाता, और V की जगह अपन अगर V की जगह आई आर की वैल्यू पुट कर दोगे तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले से आप इस आंसर को भी निकाल सकते थे। तो यहां मैंने जो निकलवाया है H इक्वल टू आई आर टी, तो I की वैल्यू ये निकाली, R की दी गई है और T की दी गई है। तो यहां से आपका दूसरा न्यूमेरिकल आपको समझ में आया। आगे बढ़े हम। एक और क्वेश्चन आता है, एक बल्ब पर बेस्ड आता है। एक बल्ब पर 200 वोल्टेज लिखा है, 100 पावर दी गई है और प्रतिरोध फाइंड आउट कीजिए। लेकिन हम जानते हैं पावर का एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई। यहां से हम अगर ओम का नियम लिया जाए तो हमें ओम के नियम से V और I की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो हम I तो रखे नहीं, I की वैल्यू रख दे तो हमें R भी मिल जाएगा यहां से, और V तो दिया ही है। तो यहां आप 100 रखोगे पावर की वैल्यू, V इक्वल टू दिया है 200, पुट अप देन 400 ओम निकल आए। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद करें, पावर इक्वल टू BI होता है।
अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये अगर आपको समझ में आया हो, 4 न्यूमेरिकल मैंने आज कराए हैं आपको। नया टॉपिक में चलते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और दिया है आपका, थोड़ा इसको अपन बड़ा कर लेते हैं फिर देखते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। हाँ, अब फिर से आओ इस क्वेश्चन पे, देखो घुमाया कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है जो अपन पहले करके आए हैं, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा किया है हमने। एक बल्ब दिया है जिसका वोल्टेज यानी पावर दी गई है 20 और अपन को वोल्टेज दिया है 15, ठीक है। तो आर फाइंड आउट कर सकते हैं अपन यहाँ से और आई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, मैंने आर की वैल्यू फाइंड आउट की, तो यहाँ पर वी को पुट किया और पावर की वैल्यू पुट करता हूं तो 45.4 आ जाता है। तो बल्ब का रेजिस्टेंस मिल गया। अब बोल रहा है 12 वोल्टेज, भैया उसने फिर घुमाया क्वेश्चन को आपको, तो बी आपको दूसरा भी दिया है इसने, लेकिन एक आर फाइंड आउट कर लिया है। तो अब बोल रहा है कि भैया कितने विद्युत शक्ति वह बताइए, यानी कितना पावर, यानी अब फिर से वो आपको पी पूछ रहा है। तो वी की वैल्यू पता है, गिवन दैट है अपने पास, और अब अपन ने आर की वैल्यू पुट अप निकाल ली है, इससे आपको दूसरा आंसर भी निकल कर आ जाएगा। अब देखते हैं विद्युत का रासायनिक प्रभाव। थ्योरेटिकल इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इसको अच्छे से तैयार करना है अपन को। जब हम किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो वह गर्म हो जाता है। कभी कभी आप, ठीक, तो 3 कंडीशन, जब किसी द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की 3 घटनाएं मेन होती हैं। द्रव में से अगर विद्युत का प्रभाव नहीं हुआ तो हम जानते हैं वो जो लिक्विड है, कुचालक है यानी नॉन कंडक्टर है, या अचालक है जैसे शुद्ध जल। याद रखना, शुद्ध जल आपका विद्युत का कुचालक होता है, ठीक। बरसात के जल को हम शुद्ध जल नहीं मानते हैं, ये अधिक जो प्रशुद्ध जल होता है, यानी कि जो प्रयोगशाला में यूज किया जाता है, वो हमारा वह जो द्रव होता है वो हमारा शुद्ध जल मानते हैं हम उसको। द्रव में होकर धारा प्रभावित हो जाए परंतु द्रव की संरचना कोई अंतर नहीं आता, ऐसे चालक को हम द्रव कहते हैं, यानी मरकरी में करंट का फ्लो होता है। दूसरा, जब द्रव में धारा प्रभावित हो परंतु संरचना बदल दी जाए तो हम इसको विद्युत अपघट्य कहते हैं, जैसे अम्लीय जल, ठीक है। ये अगर प्लस में टूटे तो हमारा एनोड कहलाएगा और धन में टूटे तो कैथोड की ओर जाए नहीं। जिससे सिंपल ये समझ लो, अगर द्रव अणु और धनात्मक और ऋणात्मक बदल जाते हैं, ठीक, धन आयन कैथोड की ओर जाता है और ऋणात्मक आयन एनोड की ओर प्रभावित लगते हैं। यह संपूर्ण क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। तो बस ये रखना है कि विद्युत धारा का वह प्रभाव जिसके कारण विद्युत अपघटन यानी कि द्रव का टूटना धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। फैराडे जी ने विद्युत के अपघटन का नियम दिया। इंपॉर्टेंट है, यहां से दोस्तों बनता है क्वेश्चन। विद्युत अपघटन की क्रिया किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसके आवेश के समानुपाती, यानी कि मास प्रोपोर्शनल टू आपका चार्ज के। द्वितीय नियम कहता है यदि विद्युत अपघटन में समान प्रबलता की विद्युत धारा प्रभावित करोगे तो समान समय तक प्रभावित होगी, तो इलेक्ट्रोड पे जमे हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो मास इक्वल टू आपका जो कांस्टेंट आएगा उसके प्रोपोर्शनल ये हो गई। 2 नियम अच्छे ना, पहला चार्ज के अपोजिट था, दूसरा कांस्टेंट के अपोजिट। यहां से इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई जगह पूछा जाएगा। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कोडिंग क्या है विद्युत लेपन पे, सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, लोहे की धातु को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी कोटिंग कर दी जाती है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन को करा रहा हूं। इस पर हम जस्ता यानी कि जिंक का एक लेप चढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस को अपन यसद लेपन के नाम से जानते हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल, वह सेल जो
विद्युत को रसायन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये कभी पूछा नहीं गया सेल के बारे में, तो मैंने फिर भी बता दिया है, रासायनिक ऊर्जा आपकी विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसका जो है अधिकतर आपको ईएमएफ पोटेंशियल पूछ ले, कितने वोल्टेज की सेल होती है, तो इसका 1.5 वोल्टेज की ये सेल होती है। अब दोस्तों इस पॉइंट के कुछ एक अपन स्लोली से देखते हैं, एक चार्ट जो एग्जाम में आपको आती है उसको देख लेते हैं। एक सेकेंड रुकना, देखते हैं। अब कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और नमक आदि जल में हम विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये कई भागों में विघटित हो जाता है और ये प्रोसेस विद्युत अपघटन और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के नाम से जानती हैं। शुद्ध जल को हम कुचालक कहते हैं और ये हमारे विद्युत अपघट्य पूछे जाएंगे, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, नमक और अम्लीय जल। तो ये आपको दोनों अच्छे से रखना है। वोल्टेज सेल, लेक्लांसी सेल और शुद्ध सेल, ये विद्युत रासायनिक सेल होती हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। इनका जो वोल्टेज होता है 1.5। यहां से क्वेश्चन आता है आपको विद्युत धारा और चुंबकीय छात्र की दिशा जानने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम आता है एग्जाम में, तो जरूर याद रखें। ये देखिए, जो आपका अंगूठा होगा उसमें आपकी विद्युत धारा की दिशा को पकड़ते हैं और अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को संकेत करेगा और आपकी उंगलियां चालक के तार के चुंबकीय क्षेत्र के बल की दिशा में, यानी जो आपकी जो फिंगर्स होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। लेकिन आगे इस नियम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यहां से आपको डायरेक्शन मिलती है और ये एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको देखते हैं यहां से अपन। अगर हम जो ये मेरी फिंगर है, ठीक, इसको हम मैं करूं तो ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है और धारा को उसके बगल के जो बड़ी वाली हमारी फिंगर होती है वो, ठीक, और अंगूठा जो होगा हमेशा बल की दिशा को अंकित करता है। तो आप इस प्रकार अपनी उंगली लगाइए कि जो आपकी बड़ी वाली उंगली है वो धारा को बताए, छोटी वाली उससे बगल वाली उंगली वो जो है चुंबकीय क्षेत्र को, अंगूठा हमेशा बल की दिशा को बताता है। तो ये फ्लेमिंग ने इनमें आपको पूछ लेता है कौन सी फिंगर से क्या डिनोटेड होता है, तो अंगूठा हमेशा बल को बताएगा और जो बड़ी वाली उंगली धारा को, जो बची है वो चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करती है। उस पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे ये इंस्ट्रूमेंट कार्यरत हैं। विद्युत जनित, विद्युत मोटर, विद्युत मापक या जैसे गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर आदि। फिर चलते हैं अपन आगे की ओर। यहां से क्वेश्चन आता है इसलिए हम ये टॉपिक कर रहे हैं। लघु पतन क्या होता है, यानी टूट जाना। कभी कभी विद्युत तार, उदासीन तार, यानी कि आपका एक मेन पावर वाला तार और एक न्यूट्रल तार के ऊपर चढ़ी परत नष्ट हो जाए, यानी कि ऊपर की जो वाइंडिंग होती है वो खुल जाए, तो फिर क्या, जिससे विद्युतमय तार, उदासीन तार एक दूसरे जुड़े होते हैं, तो उदासीन तार विद्युत तार कम होने का बहुत अधिक मात्रा में विद्युत तार उदासीन तार में बहने लगती है, जिससे पर जो अपना सर्किट होगा वो जल जाएगा और इस प्रकार सर्किट का जलना ही हमारा लघु पतन कहलाता है। यानी मेन पावर से आपकी न्यूट्रल पावर में जब एनर्जी जाने लगती है जब ये घटना घटित होती है। अतिभारण से आप क्या समझते हैं? शॉर्ट सर्किट, जब किसी परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा बहने लगती है तो उसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, जिससे हमारा पूरा सर्किट पिघल जाता है, आग भी लग जाती है। फ्यूज तार, ये मेन है आपका फ्यूज तार। मेरी कल वीडियो देखें, इसकी शॉर्ट ट्रिक सहित बताया हूँ। फ्यूज तार में 3 एलिमेंट से बना हुआ तार और वायर होता है। एक तो आपका सीसा, टिन और तांबा। तांबा 2% में मिलाया जाता है, बहुत कम मात्रा में। इसका फ्यूज तार का जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर फ्यूज तार का हम गलनांक को यानी मेल्टिंग पॉइंट को कम नहीं रखें यानी जो, तो ये तार टूटेगा नहीं, जिससे हमारे इंस्ट्रूमेंट को आग लग सकती है। अब देखते हैं दोस्तों, एनर्जी से एक टॉपिक है सोर्स ऑफ एनर्जी। फिक्स
चैलेंज के साथ देख रहा हूँ व्यापम ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो फिक्स चैलेंज दिया है मैंने, इसको क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करें। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल वे रिसोर्सेज जिनका उपयोग कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, जल ऊर्जा के टाइप्स हैं, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, जल विद्युत, तो जल, ज्वार और मंगल टरबाइन, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस, ये सब आपके रिन्यूएबल। तो दोस्तों इतने सारे नाम आप भूल जाओगे, तो कम वाले याद करा देता हूँ। नॉन रिन्यूएबल बेरोजगार से जो एक समय के पश्चात उनकी संख्या में कमी आने वाली है। देखो कोयला क्या होता है, चट्टानों में दबा होता है, तो गैस भी चट्टान से मिलती है और तेल भी मिल रहा है। जैविक ईंधन और नाभिकीय ऊर्जा, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हमें प्राप्त होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि नॉन रिन्यूएबल जो है वो जीवाश्म के कारण डेवलप होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा कल का भाग इसके आगे रहेगा जो आपको हेल्पफुल रहेगा। लाइट का दूसरा पार्ट आज मैंने कम पढ़ाया, कल आपको मैं लेके आऊंगा 20 न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की एक ही कंडीशन है, आपको अगर पसंद आएगा कमेंट्स में आप बोलोगे कि कंटिन्यू करना है तो ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, अन्यथा मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरे को बताना जरूर बताएं कि न्यूमेरिकल कराना है या नहीं। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आपको, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।